अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अजहर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर खिदमत है। बहुत सी बातें जो मैंने कही थी वो सच साबित हुई वक्त के साथ साथ, तारीखी बातें हैं। अच्छा, मैं क्या कानून और आइन और सियासी की गुफ्तगू भी करता हूं, और लेकिन आप तक आगाही बड़ी ज़रूरी है। और मेरा यूट्यूब चैनल पे, फेसबुक पेज पे, अब टीम ने टिकटॉक पे भी शॉर्ट सी वीडियो और इसी तरह ट्विटर के अकाउंट्स पे भी, मकसद है आगाही देना आपको। और स्पीकर की रूलिंग बैकग्राउंड पे चल रही है जो उन्होंने, और ये तारीखी बातें हैं, कुछ ये सिर्फ एक केस नहीं, बहुत से केस है। मंजूर भट्टू के दौर में भी ये हुआ कि वो तहरीक एतमाद का वोट लेने के लिए गवर्नर ने कह दिया और फौरन कहा, और वजूहत भी ऐसी आर्जी सी वजूहत दे दी, और वो सेट असाइड हुआ और दोबारा कहा कि रीजनेबल टाइम दें, कम से कम 10 दिन। और वजूहत क्या है, जो 5 वजूहत दी हैं, तोता मैना की कहानी बता दी है, और गवर्नर का इतना बड़ा ऑफिस है, नॉन पार्टीजन ऑफिस होना चाहिए, लेकिन वो एक किरदार कर रहे हैं एक सियासी जमात को और एक एजेंडा लेकर चल रहे हैं। उस एजेंडे की इजाजत तो नहीं ना दी जा सकती, जो मर्जी आप कह लें, जिस तरह मर्जी आप कह लें। लेकिन ये कुछ हुआ है। मुख्तलिफ चैनल्स पे मेरी गुफ्तगू रही, फरवा के साथ एक्सप्रेस न्यूज़ पे हैशटैग, फिर असदुल्ला खान साहब के साथ मैं रहा 92 पे, बोल न्यूज़ पे काफ़ी चीज़ें हैं। तो कुछ चीज़ें वो मैं कोशिश करेंगे सोशल मीडिया टीम मेरी वो साथ साथ आपको वो दिखा दे, लेकिन मैं सम अप करूंगा आसान चीज़ें आप तक बताने के लिए। वो 2 सफ़ों की रूलिंग सारी देख लें। मंजूर भट्टू केस का जिक्र करते हुए बाकायदा अदालत और स्पीकर के पास इख्तियार है रूलिंग देने का। मुतलका रेलिवेंट प्रोविजन जो है, जो रूल है, वो बैकग्राउंड पे मैं चला रहा हूँ, जिसके तहत स्पीकर को इख्तियार है कि वो रूलिंग दे सकता है। और इस रूलिंग में और पुरानी दूसरी रूलिंग में फ़र्क है। वहाँ तहरीक अदम एतमाद को रिजेक्ट कर दिया था, वो आप रिजेक्ट नहीं कर सकते थे, वो होके रहनी है। वोटिंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर किया। अब ये वाली जो रूलिंग है ना, ये अदालत में चैलेंज नहीं हो सकती। अदालत में चैलेंज भी होगी तो आर्टिकल 69 आ जाएगा जेर असर। बहुत ही कोई नालायक टीम थी जो जिन्होंने बैठकर तहरीक एतमाद, तहरीक अदम एतमाद सारी इकट्ठी एक ही बास्केट में डाल दी। और मैं ढूंढता रहा, मेरी पूरी टीम, दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं मिला कि जहां ये ड्रामा हो कि तहरीक एतमाद और तहरीक अदम एतमाद एक साथ आ जाएं। पाकिस्तान का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में पंजाब के हवाले से आना चाहिए और इन सियासी जमातों का किरदार सामने आना चाहिए। मैंने ये मुख्तलिफ चैनल्स में भी गुफ्तगू की और वहां बड़ी तफसीली मैंने बात की है। या तो तहरीक अदम एतमाद आनी थी या एतमाद का वोट आना था। और याद रखिएगा, मैंने फर्क कैसे बताया। ट्विटर मेरा जो बैकग्राउंड पे चल रहा है, मैंने दो फर्क जान के जियो में कहा कि तहरीक अदम एतमाद कब आनी है, जब असेंबली का इजलास चल रहा है। यानी ये फर्क थोड़ा सा मैं बताने लगा हूं, ठीक है ना जी। और ये किसी भी वजह, किसी भी रीजन पे आ सकती है, और ये आईन ने इजाजत दी हुई है। आर्टिकल 95 और 63A, बेसिकली 63 आर्टिकल, सॉरी 95 आर्टिकल बड़ा क्लियर है, 137 बड़ा क्लियर है कि जिसके अंदर ये सारी बातें कही हुई हैं। तहरीक अदम एतमाद आ सकती है। और 112 के तहत तहलील वज़ीर आला ने कहना है, 58 में वज़ीर आज़म ने कहना है, कोई रीजंस नहीं देनी है। चीज हम सोच पड़े, पर रीजंस देनी है, कोई रीजंस नहीं देनी है, ठीक है। ऐसी बात कह देनी है, बात खत्म। और जो कि जमहूरी प्रोसेस है, गवर्नर का एक्शन जो है ना, ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस नहीं है, ये डिक्टोरियल है। अभी 58(2)B जब आपने मोहतरमा बेनजीर भट्टो की असेंबलियां तहलील हुई तो बहाल नहीं हुई, नवाज शरीफ की बहाल, नवाज चहीता रहा अदालतों का, हमेशा इसको फायदे मिलते रहे हैं। ये रिकॉर्ड की बातें हैं। इसी ने अदालतों पे हमला भी किया, अदालतों को बुरा भला भी कहा। और लेकिन और इसी प्रोग्राम में रफीक रिजवाना साहब जब साथ बैठे तो उन्होंने इमरान खान का ये तहरीक का फैसला असेंबली डिसॉल्व करने का, भाई वो पॉलिटिकल डिसीजन है। मैंने बताया नवाज शरीफ तो भगौड़ा है, नवाज शरीफ तो नाअहल है, और आप कह रहे हैं उसके फैसले सारे माने जाएंगे। किस हैसियत में उसके फैसले माने जाएंगे जी? ना आईन इजाजत देता है, ना कानून इजाजत देता है इस बात की। लेकिन आप लोगों ने एक अजीब सी रवायात कायम कर दी वहां पर। चलते हैं आपको आगे लेकर
कि तहरीक अदम एतमाद के हवाले से मैंने वजह बता दी आपको, मैंने रीज़न और मैंने प्रोसीजर सारा बता दिया आपको। और यहाँ जो कुछ आप देख रहे हैं आप समझ सकते हैं फ़र्क क्या डाला है। फ़र्ज़ करें असेंबली का इजलास जो है ना वो आप नहीं बुलाते, जब आप आता ही नहीं है, कॉल ही नहीं करते, जैसे नेशनल असेंबली का हुआ था। 8 तारीख को तहरीक अदम एतमाद पेश हुई थी, 25 तक तो इजलास ही नहीं बुलाया, बड़ा शोर पड़ा। अब अदालतों को भी जाकर मजबूर नहीं कर सकते हैं, इजलास बुला लिया गया 25 को, और 28 तारीख को तहरीक अदम एतमाद टेबल हुई थी। 7 दिनों के अंदर फैसला होना था। और मेरा वो ट्वीट जो है ना वो भी बैकग्राउंड में फिर चला देता, जो मैंने कहा था वही हुआ। और आज भी मैं आपको बता दूंगा, आपको सुन लीजिएगा, एतमाद का जो वो तो ख़त्म हो गया ना, वो तो इजलास ही, और 41वां सेशन था। और ये वो इजलास है जो गवर्नर ने बुलाया हुआ था, वो बजट का इजलास, याद नहीं है, एजर्टन अल्लामा इकबाल वाली कॉम्प्लेक्स के अंदर हुआ था। और गवर्नर ने इजलास प्रोग करना था। वो अक्लमंदी का इजहार कर लेते, इस इजलास को प्रोग ही कर लेते आप। प्रोग करके, यानी गवर्नर का बुलाया हुआ इजलास पहले खुद प्रोग करो, फिर नया तुम बुला लो, नया इजलास। वो जो आर्टिकल 130 सब आर्टिकल 7 बार बार मैं चला चुका, मैं बताना नहीं है। 2 रीज़न है, एक तो वजूहत बतानी है, वजूहत मैंने आपको बताई थी, या तो होना कोई लोग इस्तीफा दे जाए असेंबली का, नेशनल असेंबली सूबाई असेंबली का, या कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाए। ये तो कोई ऐसी जस्टिफिकेशन अब नजर ही नहीं है, नजर ही नहीं, आंखें खुली रखें, आपको समझ आ जाएगी बात। तो वो नहीं। और 41st सेशन जो प्रोग नहीं, आज उसने खत्म कर दिया इस बात को, इजलास नहीं बुलाया। अब बात खत्म होगी, कल खत्म होगी बात। वैसे लीगल टीमें बैठी हुई थी कि इसको चैलेंज करना है, लेकिन ये कोई दरमियानी रास्ता निकला है, जहाँ कहीं भी निकला है दरमियानी रास्ता ये निकला है। ये कोई कोशिशें काविशें कुछ ऐसी हो रही हैं कि असेंबलियाँ लेट हो जाए, लेकिन असेंबलियाँ तहलील होनी है, ये मैं बता दूंगा आपको। और ये मैं इसी महीने में देख रहा हूँ असेंबलियाँ तहलील, मार्च से पहले मैं इलेक्शन देख रहा हूँ। दूसरा क्या किया, दूसरा समझना है आपने, वो बड़ी ज़रूरी है। तो यही बात नहीं ख़त्म होनी। दूसरा क्या है, अपना गवर्नर फिर इजलास बुला सकता है, ये इजलास प्रोग करे वो वाला, और इजलास दोबारा बुला ले आप, और आप कह दें एतमाद का वोट लेने के हवाले से आपको रोका है किसी ने। लेकिन अब क्या होगा, अब 23 तक ये इजलास मुलतवी किया है ना स्पीकर ने, तो 23 तारीख को अदम एतमाद जब टेबल हो जाएगी तो बात खत्म हो जाएगी। यूसुफ गिलानी वाले केस में आपको याद है, चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के हवाले से वोट चुका होगा तो चैलेंज हुआ, इस्लामाबाद चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कहा भाई वो ये दोबारा ला सकते हैं, अदालतों में क्यों आते हैं, एक दफा नहीं हो सका, जाए जाकर उसको उठाकर बाहर फेंक के उसको रिमूव करा दें, आप कर लें। यहां भी क्या दोबारा आ जाएगी तहरीक एतमाद, ये कौन सी बात है। और अदालतें इसमें मुदाखलत नहीं करेंगी। मैं वजह बता दूं, स्पीकर का इख्तियार है, आईनी तौर पर स्पीकर का इख्तियार है, जो उसने इख्तियारात इस्तेमाल किए हैं। तो ये बहुत बड़ी हार भी कह सकते हैं पीडीएम की, बेअकली का लफ्ज तो नहीं, लेकिन इल एडवाइस है कि उन्होंने जिस तरीके से ये सारे मामले को हैंडल किया, और उससे कई मामलात आपके सामने अब आ चुके हैं, कई चीज़ें बड़ी वजाहत के साथ खुल के सामने आ चुकी हैं। आपके पास कितना रास्ता है, कितना रूम है आपके पास। गेम इज़ ऑन, गेम सारी इस वक्त ऑन है। और कल का शायद कुछ सुकून का दिन गुजरे, वरना चैलेंज होना था। गवर्नर का मामला मैंने किसी स्टेज में मैंने गवर्नर की अपॉइंटमेंट चैलेंज करनी है। अब चूंकि अब स्लो हो गया सारा काम, मेरा इरादा कल चैलेंज करने का था, अब तो चलें कल वाला मामला टल गया। लेकिन गवर्नर की तैनाती, गवर्नर ने अपने इख्तियार से तजावुज किया, उसने हलफ तोड़ा है, आर्टिकल 4 और 5 की वायलेशन की है गवर्नर ने। गवर्नर को ये इख्तियार नहीं है क्या हवाओं में बैठे सरमाइशी और कंजक्चर में बैठ के ये सारे काम करता रहे। और अगली कहानी ये है कि ये असेंबलियाँ तहलील होनी है, ये नहीं चलेगा कितना लेट करना, कितना डिले करना, ये नहीं अब डिले होने वाला मामला। इजाज़त चाहता हूँ, हाँ चलें छोड़ें, उससे पहले मैं मुख्तलिफ चैनल्स पे कुछ चीज़ें चली हैं, जितनी मर्जी है उनकी चला दें, आप सुन लीजिएगा। बहुत शुक्रिया जी, थैंक्स लॉट। अच्छा किया आपने, रिजवाना साहब बाय प्रोफेशन वकील भी हैं और साहब का गवर्नर भी रहे। मैंने और मेरी ने सारा दिन कोशिश की कि पूरी दुनिया में ढूंढ सके कि कौन सा ऐसा मुल्क है कि जहां तहरीक अदम एतमाद और एतमाद एक साथ आए। और कमाल की बात है, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में पाकिस्तान का शायद नाम लिखा जाएगा उसमें। और ये इन सियासतदानों के लिए सबक है, ये जो जमहूरी अपने आप को कहलाते हैं, ये उनके लिए इतना बड़ा सबक है, आने वाला वक्त बताएगा। अब आता हूं मैं कानूनी नुक्ते की तरफ।
एक बात तो बड़ी सीरियस सी बात है कि स्पीकर जो है ही इज अ कस्टोडियन, ही इज अ मास्टर ऑफ द असेंबली। उस्ताद नहीं होता टीचर जिसे सारा स्कूल चलाना होता है, इस तरह वो उस्ताद है। और ये हमने नहीं कहा, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा कि रूल्स ऑफ प्रोसीजर उसने और उसके हाथ में कलम दे दिया आपने। इजलास एक हो रहा है, इजलास चल रहा है और इजलास ये रूल्स लिखे हुए हैं, और कोई भी इजलास बुलाना हो तो याद रखिएगा, चाहे गवर्नर ही क्यों ना कहे, उसे नोटिफाई करना है पहले। ऐसे नहीं है गवर्नर कह दे इजलास और इकट्ठे हो जाए, चपेट मारे किसी पे, आओ क्लास में आके बैठ जाओ। नो, गवर्नर इज आउटसाइडर, ठीक, वो बाहर का बंदा है, वो अंदर का बंदा नहीं, अंदर का बंदा है स्पीकर। अच्छा, इसके लिए कोई स्पेसिफाई किया गया है, कोई आर्टिकल मौजूद है? आप बता दें। मैं रूल 3 भी आ जाए, रूल 4 आ जाए, उसमें बड़ा तरीकाकार लिखा है रूल 3 के अंदर कि इजलास जब भी बुलाना है वो नोटिफाई करेगा, ऑफिशियल गैजेट में छपेगा साथ, और चलते हुए इजलास में हो सकता है या नहीं हो सकता है? हाँ, ये अब ये दूसरी बात मैं आपके सामने लेके आता हूं कि अब जो आइन का विजडम है ना वो बड़ा क्लियर है। जो बात रिजवाना साहब ने की, हम भी जरा स्टूडेंट ऑफ लॉ हैं, कोशिश करते रहते हैं चीजें समझ सके हम भी। आर्टिकल 130 सब आर्टिकल 7 आम आदमी के लिए पढ़ना बड़ा जरूरी है। ठीक, द चीफ मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेयर ऑफ द गवर्नर, बट लव सुनिएगा, द गवर्नर शैल नॉट एक्सरसाइज हिज पावर अंडर दिस क्लॉज अनलेस ही इज सेटिस्फाइड। क्या सेटिस्फाई होना है? दैट द चीफ मिनिस्टर डज नॉट कमांड द कॉन्फिडेंस ऑफ द मेजोरिटी, कि चीफ मिनिस्टर का कॉन्फिडेंस जो है ना पूरी मेजोरिटी पे ऊपर नहीं होना चाहिए। और इसके लिए आगे क्या करना है? In which case he shall summon the provincial assembly and require the chief minister to obtain a vote of confidence from the assembly। दो बातें राइडर लगा दिए दो। ठीक, क्या किसी मेंबर ने इस्तीफा दे दिया? क्या कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया? अभी नहीं, तो कुछ भी इस्तीफा तो एक आया है ना, इस्तीफा आया है मिनिस्टर का, असेंबली की रुकनीयत से इस्तीफा नहीं आया कि आपकी तादाद कम हो गई है। ठीक, तो गवर्नर, ये पाकिस्तान लॉयर्स फोरम का केस है। यहाँ अच्छा, मैं एक पहले चीज तो आपके सामने रख दूं, रिजवाना साहब सीनियर लॉयर्स में से हैं, उन्होंने आईने पाकिस्तान की बड़ी उन्होंने कहा कि हमें मानना चाहिए। तो आर्टिकल 137 के अंदर सेटिस्फेक्शन के हवाले से अगर देखें तो गवर्नर पंजाब ने आइन तोड़ा है, उन्होंने अपना हलफ तोड़ा है। कैसे लिखा हुआ है सेटिस्फेक्शन। क्या सेटिस्फेक्शन है? सिर्फ खाली कह देने से, हवाई बातों से सेटिस्फेक्शन नहीं है। क्या कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया है? क्या कोई मेंबरों ने इस्तीफा दे दिया है? हाँ, वो असेंबली नहीं तोड़ना चाहते तो वो एक अलग बात है, इख्तिलाफ है उसके ऊपर, लेकिन उससे कॉन्फिडेंस या नो कॉन्फिडेंस का कोई ताल्लुक नहीं है। तो आइन जरा तोड़ना तो ये भी तो मजाक समझा हुआ इन लोगों ने। यानी आपकी नजर में जो इजलास बुलाया वो गैर है? याद रखिएगा, मैं बता दूं, मैंने इस पर तैयारी पूरी कर ली है। कल कोई भी हो, गवर्नर का ये इकदाम जो है ना अपने इख्तियार से तजावुज है। मैं गवर्नर को हटाने के लिए पिटीशन दायर कर रहा हूं, जिसमें गवर्नर और ये पाकिस्तान लॉयर्स फोरम बड़ा मशहूर केस है, आसिफ अली जरदारी के खिलाफ मैंने कंटेम्प्ट दायर की थी। आसिफ अली जरदारी साहब को अपना ओहदा छोड़ना पड़ा था वहां पर, और गवर्नर पंजाब ने जो काम किया है ना, सारे बयान उठाकर देख लें। उन्होंने जितने बयान है सियासी जमात के बयान उठाकर एक ऑर्डर जारी कर दिया। पता नहीं शायद वो अंग्रेजी भी किसी वक्त कोर्ट में आए, पता नहीं उस तरह की अंग्रेजी बोल भी सकते हैं कि नहीं बोल सकते, वो एक अलग बात है। आप आते हैं अगली बात की तरफ। आपने कहा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, मुझे ये बताएं, ये जमहूरी रवायात है? बात तो हम बहुत करते हैं कि जमहूरी यानी पूरा हाउस ही उड़ाकर फेंक दें, स्पीकर भी, डिप्टी स्पीकर भी, वजीर आला भी, यानी तहरीक एतमाद भी, एतमाद भी। यार खुदारा फॉर गॉड से कि यार क्या मजाक बनाया वो आपने, जमहूरी बातें करते हैं। अब यहां क्या होगा जब इजलास होना है, मिसाल के तौर पर अगर फिक्स, अब ये स्पीकर ने फिक्स करनी है, स्पीकर फिक्स करता है, अगर फर्ज करें अपना पहले डिप्टी स्पीकर की, तो सदारत करेगा स्पीकर, और अगर स्पीकर की फिक्स होती है तो डिप्टी स्पीकर सदारत करेगा। यानी ये इकट्ठी नहीं होनी है, ये अलग अलग। और वजीर आला के हवाले से जब अदम एतमाद फिक्स होती है या फिक्स की जाती है तो वो करेगा सदारत, स्पीकर भी कर लेगा, डिप्टी स्पीकर भी कर लेगा। और देखिए अगर आर्टिकल 112 और ये बाकी आप 136 को सामने रख लें या 95, जो देखिए याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने मुर्रफ अरकान के दरवाजे बंद कर दिए हैं, यानी इनके पास तो वोट है ही नहीं। ठीक है भाई, आप जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ, यानी आप क्या करना चाहते हैं? अब यानी आपके पास जब वोट ही कोई नहीं है, ठीक, जब है ही कोई नहीं आपके पास, तो किस बुनियाद पर ला रहे हैं? लेकिन हम देख रहे हैं आजाद सिद्दीकी साहब के कल जो है वो बुलाया गया है इजलास। अब मुझे पीटीआई से पूछना है कि क्या वो मानते नहीं मानते। मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापसी पे ये सवाल होगा कंवल साहिबा से, हमारे साथ रहिएगा। कि वो
अजहर साहब उसकी कंफर्मेशन भी कर दें कि जो इजलास कल होने वाला था पंजाब असेंबली का, जिसमें जाहिर है कि वोट एतमाद का वोट लेने का कहा गया था, वो जुम्मे को चला गया है। जुम्मे को अब ये होगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मान भी लिया है कि हम ठीक है, हम वज़ीर आला एतमाद का वोट हासिल करेंगे, लेकिन अब जुम्मे को करेंगे। तो ये तो काया ही पलट गई अजहर सिद्दीकी साहब। ये तो अब वो बात पूरी नहीं हो सकी थी, मैं आपको इसी तरफ ला रहा था। हेड मास्टर है ना स्पीकर, अभी तो देखे ना, अभी तो इजलास चल रहा है, वो गवर्नर कहे कि आगे जनाब गवर्नर गैर कानूनी काम कहे तो स्पीकर पाबंद नहीं है उस बात का। यहां लिखा ये हुआ है कि इजलास बुलाना है, तो अब अगर ये होगा, ये याद रखिएगा, अल्टीमेटली ये मामला कोर्टों में ही जाना है। तो स्पीकर ने इजलास कर दिया मुलतवी 23 तक। अब कल तो कुछ नहीं हो सकता, अभी तो ना ऑफिशियली नोटिफाई हुआ है कि कल इजलास होना है, तो स्पीकर ले गया 23 के लिए। अब क्या होगा, अब गवर्नर की उस ऑर्डर की हैसियत खत्म होगी। अच्छा, एक और बात बता दूं आपको, ये कोई मैंडेटरी नहीं है, आर्टिकल 254 पढ़ लीजिएगा। अगर कोई आइन में चीज दी हुई है काम पे आप ना कर सके तो उसका कॉन्सिक्वेंस तो कोई नहीं है। यानी यहां तो गवर्नर का ऑर्डर ही गैर कानूनी है, ठीक, आपने इख्तियार से तजावुज है फॉर नंबर ऑफ रीजंस। अब ये मामला कोर्टों में जाएगा, याद रखिएगा। देखें, एक बात तो बड़ी वजाहत के साथ है, इजलास पंजाब असेंबली में तो नहीं हो रहा है, और इजलास हमेशा इजलास रूल्स यही कहते हैं, इजलास आपका वहाँ इजलास होना है वहीं पर ही, और चूँकि ना नोटिफाई किया है ना होना है, कल कुछ नहीं होना, कल अदालतों में ही चले जाएंगे, अदालतों में जाके एजिटेशन शुरू होगा। और 23 तारीख के लिए अब क्या होगा, 23 तारीख में जब ये मामला आएगा, वज़ीर आला पंजाब की जो तहरीक अदम एतमाद है, मैं आपको वक्त से पहले आपको खबर देने लगा हूँ, वो फिक्स कर दी जाएगी। अदालत में जाएंगे भी क्या, तो बड़ा इस पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक बड़ा खूबसूरत फैसला है, बहुत खूबसूरत फैसला है। उन्होंने कहा कि अदालतें ऐसे मामले में मुदाखलत नहीं करेंगी, जाएं जाकर आपके पास मौका है, एतमाद नहीं लिया तो अदम एतमाद ले लें। यानी इन्होंने कुछ, जिस किसी ने भी कोई चाल बिछाई ना, उनको शराकतमंदी का मुजाहरा नहीं किया। भाई आपने दोनों ही तीर चला दिए। अब अदालत में भी जाएंगे, मुझसे पहले पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता देता हूं, अदालत कहेगी भाई देखें, अगर आप एतमाद का नहीं हो रहा है अदम एतमाद ले लें, उसी एक ही तो बात है, अदम एतमाद की तहरीक ली है, एतमाद की तहरीक फिक्स हो जाएगी और उस पर जाकर वोटिंग होगी, बात वहीं खत्म हो जाएगी। और ये जो सोची बैठी हैं अपना लीगल विजिट, ये मेरे से लीड ना ले लें कई बार, मैं आपको सामने मैंने रख दिया है, और कई बातें मेरी कही हुई वक्त के साथ साथ सच साबित होती हैं। दफ्तर का अभी भी नहीं आपने बताया। हाँ, दो बड़े अहम दफ्तर हैं, वो अपना वजीरे चले जाने छोड़े आप, कह दें, कोशिश कह देंगे, काबिश कह दे कि इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है टाइम गेन करना है। तहरीके अदम एतमाद के लिए इनके पास वोट नहीं है, तहरीके अदम एतमाद के लिए अगर कोई मुनहरफ होगा तो वो वोट काउंट नहीं होगा, जब वो वोट काउंट नहीं होगा तो फिर वो वजीर आला जो है ना जी, वो हटाए नहीं जा सकेंगे। तो इसलिए ये तो बुनियादी तौर पर उन्होंने अपने तौर पर जो भी कुछ काम कर रहे थे उन्होंने कंफ्यूज करने की कोशिश की है, वक्त लेने की कोशिश की है। सर वैसे ये आईनी और कानूनी प्रोसेस क्या होता है, अगर तहरीक अदम एतमाद मूव हो जाती है उसके बाद कितने अरसे तक ये चीज जो है कंप्लीट हो जाती है? दूसरा, क्या गवर्नर के जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के हवाले से जो हमने देखा है रिक्वेजिशन निकाली गई है, इस हवाले से क्या कहेंगे, दोनों एक ही वक्त में ये किया जा सकते हैं? नहीं, दोनों तो एक ही वक्त में हो नहीं सकती हैं, ये हैरानकुन बात ये है। एक तो देखे ना, टेक्निकली और लीगली स्पीकिंग के तहरीके अदम एतमाद लानी है वो तो ला सकती हैं आप, क्योंकि असेंबली का इजलास भी चल रहा हो, वो फिर टेबल होगी, टेबल होकर आइन के आर्टिकल 112 को अगर सामने रखें तो, और 136 को अगर सामने रखें तो अपने 7 दिनों के अंदर अंदर सारा प्रोसेस होना है। पहले 4 दिन हो नहीं सकती, 4 से 7 दिनों के अंदर उस पर वोटिंग होनी है, उस पर वोट होना है। तो और वो वोटिंग अगर यानी ज्यादा जैसे इमरान खान साहब ने जो कैलकुलेशन की, जो को सामने रख कर की उन्होंने, कि जिसने तहरीक अदम एतमाद लानी है ले आए, वो ले आए, आज ले आए, आज यानी फर्ज करें अगर आज अभी टेबल नहीं हुई है, अभी तो वसूल हुई है ना, जब ये टेबल होगी ना सुबह की असेंबली के सामने, तो उससे 7 दिनों के अंदर अंदर इस पे वोटिंग होनी है। तो वो वोटिंग लाजमी नहीं आखिरी 7 दिन हो, यानी 4 दिन से पहले हो नहीं सकती, तो चौथे दिन से लेकर 7वें दिन के दौरान किसी वक्त भी इस पे वोटिंग हो जाएगी। उस वोटिंग को सामने रखते हुए और बड़ी ओपन एंड शट केस है कि या तो ये होगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के अपने सारी पार्लियामेंट, यानी कि जो कुछ भी अभी किया जा रहा है वो टेक्निकली और लीगली बिल्कुल भी ठीक, और अगर ये मामला अदालतों में जाता है तो वहां पर भी मुंह की खाना पड़ेगी। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जो है
उनके अरकान जो पार्लिमानी पार्टी है वो बैठकर फैसला करती है कि जनाब चौधरी परवेज लाई को अपना गिराने का फैसला करेगी। चलिए अगर कर लिया तो उससे क्या होगा कि चौधरी परवेज लाई की वजारत आला चली जाएगी और नए फिर इंतखाबात होंगे और नए इंतखाबात के लिए उनके लिए बड़े मसाइल पैदा हो जाएंगे कि पता नहीं चौधरी परवेज लाई को बनाती हैं या नहीं बनाती। और चौधरी परवेज लाई अगर दूसरी तरफ चले जाते हैं फिर एतमाद के हवाले से जब मामला आएंगे, यानी ये कोई इतना यानी गुत्थी ये सुलझने वाली नहीं है अनटिल एंड अनलेस जो है कि ये अपना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान एक पीडीएम की सारी ये सूरत तो बड़ी दिलचस्प हो सकती है। अगर परवेज लाई साहब उस तरफ चले भी जाएं तो फिर अदम एतमाद लाई किसके खिलाफ जाएगी? अगर नंबर्स पूरे भी कर लिए जाएं फिर तो परवेज लाई साहब के खिलाफ लाई जाएगी। देखिए बड़ी मजेदार बात है ना, यानी यहाँ तो चौधरी परवेज लाई क्या इस्तीफा देंगे? सवाल है कि चौधरी परवेज लाई के कॉन्टेक्स्ट में अगर दूसरी तरफ जाना है और ये असेंबलियां तहलील नहीं करते हैं तो इमरान खान साहब के पास तो ऑप्शन बड़ी वाज़ेह तौर पर है और वो तो असेंबलियों से सारे इस्तीफा दे देंगे। जब वो असेंबलियों से सारे इस्तीफा दे देंगे तो चौधरी परवेज लाई का कॉन्फिडेंस कहाँ रहेगा? वो तो बात खत्म हो गई है। असेंबलियों में एतमाद की फजा तो खत्म हो गई है। एतमाद जितने वोट थे यानी 196 के करीब अगर ये वोट 90 के करीब वोट लेकर बैठे हुए थे तो उसमें से 180 वोट तो चले गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तो पीछे रह के 10 वोट वाला वजीर आला कैसे रह सकता है? तो उसका तरीकाकार ये होगा, फिर वो कोशिश करेंगे उसमें कि वो इजलास अगर प्रोवोक कर रहे हैं तो वजीर आला जो स्पीकर है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं और स्पीकर उस वक्त तक स्पीकर रहता है जब तक स्पीकर नहीं आता। अगर वो इस्तीफे दे भी दे तो स्पीकर के फराइज स्पीकर या इंजाम देगा और उस सूरत में क्या होगा? चले फर्ज करें कोई इजलास प्रोवोक कर देते हैं, वो इजलास नया समन करते हैं तो नए में फिर एतमाद का वोट लेना पड़ेगा। तो ये इतनी गुत्थी इतनी आसान नहीं है। और इमरान खान साहब ने जिस मामले को इमरान खान से बड़े विजडम का मुजाहरा किया वो आम आदमी को समझ नहीं आ रही है। देखिए वो चाहते तो असेंबली एक ही दिन में तहलील कर सकते थे, जरूरत नहीं इतना वेट करने की। उन्होंने इतना जो टाइम दिया इसके पीछे विजडम किया है। विजडम समझिएगा उन्हें कि आ जाए जिसने आना है, तरीका तो मैं तो नहीं ले आए। अगर चौधरी परवेज लाई साइड पे जाना चाहते हैं आ जाए सामने, जो कोई भी किरदार है वो सारा कुछ सामने आ जाएगा। और मैंने लफ्ज़ हेडमास्टर का इस्तेमाल किया था इसके लिए, स्पीकर के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।